जी, अब हमने जो बात करनी है सबसे पहले पेल्विस की शेप की बात करनी है। इनलेट, आउटलेट और मिड पेल्विस के या मिड कैविटी के हमने डायमीटर्स देख लिए थे लास्ट एपिसोड में कि क्या डायमीटर आता है, कहाँ पर ट्रांसवर्स ज़्यादा है, कहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर ज़्यादा है। अब वो बात करें कि जो पेल्विक की मेजरमेंट्स हमने आपको बताई है ना सारी, कि 13.5 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर होगा या 11 होगा, ये सारी जो है ना एवरेज वैल्यू है और ये बोनी पॉइंट से रिलेटेड है। ये वेरी कर सकती हैं फीमेल टू फीमेल, मतलब ये फिक्स नहीं है कि हर फीमेल की इतना ही मेजरमेंट्स आएंगी। ये डिपेंड करता है कि उसका स्टेचर क्या है, उसकी एथनिसिटी, उसकी प्रीवियस कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ पेल्विस का, कोई मेटाबॉलिक बोन डिजीज तो नहीं है, रिकट्स तो नहीं है। इन सब फैक्टर्स पर ये मेजरमेंट्स डिपेंड करती हैं। उसके अलावा वो एक और चीज़ बता रहा है कि जब लेबर का टाइम आता है तब ये जो पेल्विक लिगामेंट है और ये जो सैक्रोइलिक जॉइंट है ये सारी ना बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड पे आके। ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, पेल्विस फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो फिर ये जो सारे डायमीटर हमने आपको बताया 13.5 या 11, ये सारे इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि जब पेल्विस फ्लेक्सिबल हो गई है तो वो ज़्यादा डायमीटर उसका हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ वो बता रहा है कि फीमेल अगर कोई ऐसी पोजीशन गेन कर ले, कोई ऐसी पोजीशन जो है वो फेवरेबल हो जो कि डायमीटर को फर्दर इंक्रीज कर दे, जैसे स्क्वेटिंग पोजीशन है, नीलिंग पोजीशन है। इसमें क्या होता है कि जब फीमेल को लेबर स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं, सेकंड फेज होता है, हम उसको कहते हैं वो इन पोजीशन में बैठे, क्योंकि इससे जो है ना फर्दर पेल्विस का डायमीटर इंक्रीज करेगा। तो इसलिए ये कोई फिक्स नहीं वैल्यूज हैं, ये सिर्फ आपको एस्टिमेट दिया गया है, जो पीछे सारे डायमीटर्स हमने देखे हैं पेल्विस के, और बाकी जो है ना वो वेरी करती हैं चीज़ें। आगे वो बात करते हैं जी पेल्विक शेप के बारे में, कि हम पेल्विक शेप की एक वैरायटी होती है और डिफरेंट पेल्विक शेप की डिफरेंट तरह की डिफिकल्टीज आ सकती हैं लेबर में। जो गायनिकोइड पेल्विस है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है लेबर के लिए और सबसे ज़्यादा कॉमन भी यही है। तो गायनिकोइड अगर आप देखें, आप ना पेल्विस की जो शेप्स हैं इनको याद रखना है, इनकी जो कैविटी अंदर दिखाई हुई है ना उसकी शेप से। अब जो गायनिकोइड है वो आप देखेंगे नॉर्मल सी उसकी शेप है, और ट्रांसवर्स भी और एंटेरोपोस्टीरियर भी उन्होंने दिखाया हुआ है, डायमीटर तकरीबन तकरीबन एक जैसा ही है। फिर जब आप नीचे इसको देखें एंड्रॉइड पेल्विस है तो वो हार्ट शेप लगती है, कि उसका जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर उसका जो है ना वो फ्रंट पे तो ज़्यादा है लेकिन पीछे बैकवर्ड आते आते, बल्कि बैकवर्ड ज़्यादा है, फ्रंट पे प्यूबिक सिम्फिसिस की तरफ आते आते वो नैरो हो जाती है, तो हार्ट शेप बन गई है एंड्रोइड पेल्विस। जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है इसका एंटीरो पोस्टीरियर देखिए डायमीटर काफी ज्यादा है, और इसका ट्रांसवर्स जो है ना वो ओवल शेप लगता है हमें। तो इस तरह से आप याद रख लें कि अगर आपको कोई पिक्चर नजर आ जाए तो आप उसको गेस कर सके कि कौन सी शेप है। और जो ये पता नहीं क्या नाम है, प्लेप्टिलोइड जो भी पेल्विस है, इसमें देखें कि इसका जो है ना वो शेप तो गायनिकोइड जैसी लगती है, लेकिन इसका ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो उससे ज्यादा होता है। तो गायनिकोइड पेल्विस सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा फेवरेबल है लेबर के लिए। उसके बाद अगर दूसरी शेप की उसने एक ही करेक्टरिस्टिक बताई कि जो एंड्रॉइड टाइप की पेल्विस होती है, जो हमने देखा था कि हार्ट शेप होती है, वो क्या करती है, वो रोटेशन नहीं होने देती, और जो हार्ट कह रही हूँ, जो हेड है ना बेबी का, वो ट्रांसवर्स अरेस्ट हो जाती है उसकी, कि हेड ने जो है वो पेल्विस में इंटर तो ट्रांसवर्स पोजीशन में ही होना था, लेकिन उसने पेल्विस में जाके रोटेट करना था, और जो है ना वो ओसिपिटो इंटीरियर पोजीशन में आना था जो कि नॉर्मल पोजीशन थी, लेकिन ये उसको रोटेट नहीं होने देती, उसको ट्रांसवर्स अरेस्ट में ले आती है। ठीक है। जो एंथ्रोपॉइड शेप है जो कि आपको नजर आ रही है नंबर 3 पे एंथ्रोपॉइड, उसमें क्या करवाती है कि एंथ्रोपॉइड जो पेल्विस है वो यूजुअली इंकरेज करती है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को। ठीक है। वो ऑक्सीपिटो इंटीरियर में नहीं आने देती, वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर को ज़्यादा जो है ना वो इंकरेज करती है। फिर जो प्लेप्टिप्लोइड पेल्विस है ये एसोसिएटेड होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लेवल के साथ, ये भी ऑब्स्ट्रक्ट करवा देती है, जैसे एंड्रॉइड टाइप में हमने देखा था कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो रोटेट नहीं होने देती हेड को, वैसे प्लेप्टिप्लोइड जो टाइप है इसमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हेड की एंगेजमेंट और रोटेशन डिसेंड ये सब चीज़ों में जो है ना वो ख़राब करी होती है, नहीं सही से होने देती। ये सारी बातों की जो शेप की आपने अगर सिर्फ फिगर्स देख लें ना, उनको वहाँ से याद कर लें, और साथ ही जो एक एक पॉइंट बताया है ये नोट कर लें और ये याद कर लें फिगर पे, तो फिर आपको ये कवर हो जाता है इतने से। अगर वो पेल्विक फ्लोर की बात करते हैं, पेल्विक फ्लोर में अब दो मसल्स हैं जो लिवेटर नाई मसल्स हैं, साथ इनका फेशिया भी आ जाता है। और ये जो है ना बोनी पेल्विस है और साथ ही गटर शिप जो मसल है, ये दोनों मिलके, एक तो बोनी पेल्विस दूसरी मसल्स जो है ना सारे मिलके क्या करते हैं, ये इंकरेज करते हैं हेड को कि वो फ्लेक्स करे और रोटेट करे। इस पेल्विस की शेप और इन मसल्स की शेप जो होती है इनकी वजह से हेड रोटेट करता है और फ्लेक्स करता है जैसे वो पेल्विस में डिसेंड करता है। आगे पेरिनियम की बात की, कि जो फाइनल ऑब्स्टेकल होती है फीटस हेड के लिए वो पेरिनियम होती है, कि उसने वो जो है पेल्विस में एंटर भी हो गया, रोटेट भी कर गया, पेल्विक आउटलेट से बाहर आने लगा था, तो आउटलेट से जब उसने बाहर आना है तो जो फाइनल ऑब्स्टेकल आनी है वो पेरिनियम है। पेरिनियल बॉडी जो होती है वो कंडेंसेशन होती है फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू की, विजाइना एंड एनस के दरमियान ये पड़ी होती है। अगर तो बात करें नली पैरास वुमेन की, यानी जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट शो करती है, और इवन बाजू का जो है उस पर टीयर भी आ जाते हैं, और बाजू का एपिसियोटमी करनी पड़ती है, यानी इस पर इंसिजन लगाना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद जो होती है मल्टी पैरस वुमेन, उनमें ये जो प्रीमियम है ये स्ट्रेची होती है और बड़ी लेस रेजिस्टेंट होती है, आसानी से स्ट्रेच हो जाती है और डिलीवरी आसानी से हो जाती है विदाउट एनी टीयर। ठीक है। इंटैक्ट प्रीमियम के साथ डिलीवरी हो जाती है। तो ये एक दो पॉइंट थे। आगे बात करते हैं जी फीटल स्केल की। अब हमने मटर्नल पेल्विस की सारी बात कर ली,
अब फीटल स्कल की बात करते हैं तो जो स्कल है उसमें वॉल्ट होता है, फेस आता है और बेस आती है स्कल की। ये जो है ना उसके 3 पार्ट्स बनते हैं। अब सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स वो लाइन होती है जहाँ पर इंडिविजुअल जो बोनी प्लेट्स हैं स्कल की वो आपस में मिल रही होती हैं, तो जहाँ वो मिलती हैं उस पॉइंट पे सूचर बन जाता है। लेबर के टाइम पे जो सूचर्स होते हैं वो बोन्स को ज्वाइन कर देते हैं वोल्ट के, और वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट, और ओसिफिकेशन भी नहीं उनमें हुई होती, मेम्ब्रेन सी वो होती है। वो इसलिए ऐसा होता है कि जब मोल्डिंग होनी है ना, मोल्डिंग में ये होगा कि फिर जो फीटस के जो सूचर हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल है, तो ये जो बोन्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी, इवन ओवरलैपिंग भी हो जाएगी इनकी, तो फिर जो डिलीवरी है वो आसान हो जाएगी। इसीलिए सूचर जो अभी एनोसिफाइड हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और जो ये सिर्फ होंगे वो वाले सूचर जो वोल्ट के हैं। जो फीटल के फेस की और स्कल बेस के सूचर हैं वो फिर्मली यूनाइटेड होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन जो वोल्ट के सूचर्स है ना वो भी जो है ना वो सॉफ्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो वोल्ट है उसमें प्राइटल बोन आती है, ओसिपिटल बोन है, फ्रंटल और टेम्पोरल बोन्स आती हैं। इन बोन्स के दरमियान चार जो है ना वो सूचर बनते हैं, सैजिटल, फ्रंटल, कोरोनल एंड लैम्बडोइड। चारों सूचर्स को आपने इधर फिगर जो उसने 12.11 है उसमें दिखाया हुआ है, इनको चारों को आपने यहाँ से देख लेना है। अब दो फंटनैले बनते हैं। फंटनैले वो जंक्शन होती है जहाँ पे सूचर्स आपस में मिलते हैं, मतलब सूचर वो पॉइंट था जहाँ पे बोन्स आपस में मिल रही थी, फंटनैले वो पॉइंट है जहाँ पे सूचर्स आपस में मिलते हैं। एंटीरियर फंटनैले डायमंड शेप होता है, पोस्टीरियर फंटनैले ट्रायंगुलर शेप होता है। एंटीरियर फंटनैले जो है इसको ब्रैग्मा भी कहते हैं, और पोस्टीरियर फंटनैले को जो है वो लैम्डा भी कहते हैं। अब वो बात करते हैं कि जो इंटीरियर फंटनल है वो वाला पॉइंट है जहाँ पर सेजिटल और कोरोनल सूचर्स मीट करते हैं, और जो पोस्टीरियर फंटनल है वो वाला पॉइंट है जहाँ पे जो है वो कोरोनल और लैम्डोइड सूचर जो है ना वो वहाँ पर आके मिलते हैं। तो वही वाली बात आपको बताता है कि जो सूचर हैं ये वॉल्ट के फिक्स क्यों नहीं है, सॉफ्ट क्यों है, इसलिए ताकि लेबर में असिस्ट कर सकें और बोन्स जो है वो टुगेदर हो सकें, इवन ओवरलैप कर सकें। बोन्स भी इवन कंप्रेसिबल होती हैं, सूचर सॉफ्ट है, दूसरा बोन्स भी कंप्रेसिबल होती हैं। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है, एक बोन्स का कंप्रेसिबल होना, दूसरा सूचर्स का सॉफ्ट होना, ये मिल के जो है मोल्डिंग करवाती हैं, जिसकी वजह से जो फीटल हेड है उसका डायमीटर डिक्रीज कर जाता है और रिड्यूस हो जाता है, और वो इजीली पेल्विस में से पास कर जाता है और डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जो स्फीयर मोल्डिंग है, ये मोल्डिंग होना अच्छी बात है, लेकिन अगर स्फीयर मोल्डिंग हो और अर्ली लेबर ही मोल्डिंग हो जाए तो वो साइन होता है कि लेबर ऑब्स्ट्रक्ट कर गई है, या तो फीटल की मैल पोजीशन है, फीटल का हेड सही से रोटेट ही नहीं हो पाया, जैसे हमने देखा था कि डिफरेंट पेल्विस की शेप है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करवा देती हैं क्योंकि वो फीटल को रोटेट नहीं होने देती। तो रोटेशन ना होने की वजह से या तो ऑब्स्ट्रक्ट लेबर हो गई है, या जो है वो पेल्विस का और साइज और फीटस के हेड के साइज का मिसमैच हो गया, सेफ्लो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो गई है, तो फिर उसमें स्वेयर मोल्डिंग या मोल्डिंग एट द इनिशियल या अर्ली स्टेज ऑफ लेबर आपको नजर आती है। अब अगर नॉर्मल लेबर हो तो जो फर्टिक्स है फीटल का वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। जो पोस्टीरियर फंटनले है वो उसकी मदद से हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे, जैसे हम बार बार कहते हैं ना ऑक्सीपिटो इंटीरियर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, तो हम पोस्टीरियर फंटनले के हिसाब से पोजीशन बता रहे होते हैं। और जो इसका रिलेशन किसके साथ देख रहे होते हैं, प्यूबिक सिम्फसिस के साथ। अगर इंटीरियर फंटनले सॉरी पोस्टीरियर फंटनले प्यूबिक सिम्फसिस के साथ है तो हम उसको कहेंगे ये ऑक्सीपिटो इंटीरियर है। और अगर ये प्यूबिक सिम्फसिस की तरफ नहीं होगा बल्कि दूसरी तरफ होगा, सैक्रम की तरफ होगा, ऑपोजिट साइड, तो हम कहेंगे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है। तो इस तरह से हम उसका प्यूबिक सिम्फसिस के हिसाब से रिलेशन बता रहे होते हैं। अगर बात करते हैं जो ओसिपिटो इंटीरियर पोजीशन है वो मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है स्पॉन्टेनियस वेजाइना बर्थ के लिए, और जो ओसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन है या ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है वो मैल पोजीशन, उसको कहते हैं मैल पोजीशन, और इनकी वजह से लेबर ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है, इवन आपको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है, और बाजू का तो सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है। तो इसमें उसने सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है ना, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट है कि इंटीरियर फंडामेंटल को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर को क्या कहते हैं, और मोल्डिंग कैसे होती है, और नॉर्मल पोजीशन कौन सी है वो ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है वर्टिक्स, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायमीटर ऑफ स्कल की बात करते हैं, जैसे हमने पेल्विस के डायमीटर देखे थे, वो स्कल का डायमीटर बताता है कि जो फीटल हेड का एटीट्यूड है ना, ये क्या कर, एटीट्यूड का क्या मतलब है, एटीट्यूड का मतलब होता है कि कितनी फ्लेक्शन हुई है और कितनी जो है ना वो एक्सटेंशन हो रही है सर्वाइकल स्पाइन पे। मतलब हम जब कहते हैं ना कि एटीट्यूड क्या है फिटस हेड का, तो एटीट्यूड का हमारा ये मतलब होता है कि क्या हेड फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंडेड है, हेड की क्या पोजीशन है, और इसी एटीट्यूड पे डिपेंड करते हुए हेड के डिफरेंट डायमीटर्स बन रहे होते हैं। अब एक मैंने आपको स्टेशन बताया था वो ये था कि हेड की क्या पोजीशन है इन रिलेशन टू स्टील स्पाइन। दूसरा मैंने आपको मोल्डिंग बताई थी, वो क्या थी कि कंप्रेसिबल बोन और सॉफ्ट सूचर की वजह से जो है ना वो उसका जो साइज है स्कल का वो छोटा हो जाता है और पेल्विस में से इजीली पास कर जाता है। तीसरा अब हम एटीट्यूड देख रहे हैं, एटीट्यूड का मतलब है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की क्या डिग्री है, और ये फ्लेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लेक्शन की वजह से जो पेल्विस है उसमें से इजीली पास होगी, उसमें से इजीली लेबर होगी, ठीक है, फिटल हेड जो है ना वो गुजर जाएगा, इसलिए एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अब वो बात करता है कि डिफरेंट उसने ना आपको डायमीटर्स बताए हैं एटीट्यूड के हिसाब से, मतलब ये तो नहीं होगा कि हर फिटस का हेड पूरी तरह से फ्लेक्स्ड हो, जिसका तो पूरी तरह से फ्लेक्स्ड है वो तो इजीली पास कर जाएगा, लेकिन कुछ का स्लाइड फ्लेक्शन होगी, कुछ की फ्लेक्शन होगी नहीं, कुछ की इवन एक्सटेंशन हो जाएगी,
सबसे पहले वो जिस डायमीटर की बात करते हैं वो आता है जी लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर दैट प्रेजेंट विद द फ्लेक्स्ड एटीट्यूड ऑफ द फीटल हेड, मतलब हेड अगर पूरी तरह से फ्लेक्स्ड है और चिन ऑन द चेस्ट है, इतना फ्लेक्स है कि जो फीटस की चिन है उसके चेस्ट पे टच कर रही है, तो चिन ऑन द चेस्ट, इससे आपने याद रखना है ये पूरी तरह से फ्लेक्स्ड एटीट्यूड है। इसमें जो डायमीटर बनेगा ना वो 9.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा और वो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होगा, यानी सब ऑक्सीपिटो का मतलब है कि जो ऑक्सीपिट है उसके नीचे, ऑक्सीपिटल जो बोन है उसके थोड़ा सा नीचे, और ब्रैग्मेटिक का क्या मतलब, मैंने ब्रैग्मा आपको क्या बताया था कि जो इंटीरियर फ्रंटनली है, तो ये जो है ना फ्रंट पे आ रहा है ऐसे हेड फ्लेक्स्ड है, साथ आपने पिक्चर देख लेंगे आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ। तो ये सबसे छोटा डायमीटर है और ये होता है जब हेड फुली फ्लेक्स्ड हो, ठीक है, हेड का एटीट्यूड क्या हो कि वो फुली फ्लेक्स्ड है। उसके बाद वो दूसरे डायमीटर की बात करते हैं जी, कि वो वाला डायमीटर तब आता है जब हेड जो है वो लेस वेल फ्लेक्स्ड होता है, यानी थोड़ा सा कम फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स तो है बट थोड़ा सा कम फ्लेक्स्ड है। इसमें जो है ना वो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, यानी अब जो है वो सब ऑक्सीपिटो से ब्रैग्मा तक नहीं जा रहा, अब हेड जो है थोड़ा उसने ऊपर उठा लिया अपने चेस्ट से, तो अब उसका जो सामने चीज नजर आ रही है वो फ्रंटल बोन नजर आ रही है। पहले जो सबसे सामने चीज नजर आ रही थी वो उसका ब्रैग्मा नजर आ रहा था, उसका इंटीरियर फ्रंटल, क्योंकि उसने अपना फेस जो था वो डाउनवर्ड किया होता चेस्ट की साइड पे, अब उसने फेस थोड़ा ऊपर उठा लिया तो उसके फ्रंट पे चीज नजर आएगी वो फ्रंटल बोन नजर आएगी। अब हम कहेंगे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ये जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल है जिसमें लेस हेड जो है ना वो फ्लेक्स्ड है, ये 11.5 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाता है, पहले 9 था अब उसने थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, उसकी फ्रंट पे फ्रंटल बोन आ गई है तो ये 11.5 सेंटीमीटर। तीसरा जो डायमीटर होगा वो होगा जी ऑक्सीपिटो मेंटल। अब उसका हेड क्या है, ऑक्सीपिटो मेंटल में उसका हेड क्या है कि अब जो है ना ये ग्रेटेस्ट लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर है, मतलब ये सबसे ज्यादा डायमीटर होता है, इसको ब्रो प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको ब्रो प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। इसमें जो है ना वो ऑक्सीपिटो मेंटल से क्या समझ आई है कि ऑक्सीपिट बोन से लेकर मेंटल किसको कहते हैं, चिन को, तो फ्रंट पे अब चिन आ गई है बेबी की, तो ऑक्सीपिट से लेकर चिन तक का जो डिस्टेंस है ना ये लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर बन जाता है, 13 सेंटीमीटर का डायमीटर बन जाता है, इसको ब्रो प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है मेंटो वर्टिकल, यानी ये ऑक्सीपिटो मेंटल भी है और मेंटो वर्टिकल भी अगर कहेंगे वो भी यही होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन कहेंगे वो भी यही होगा, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गेस्ट जो डायमीटर है या ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है वो भी यही होगा, ठीक है, ये सारे इसी के नाम है। आगे अब हेड अगर इससे भी ज्यादा, ये तो वाली पोजीशन थी जब हेड जो है वो बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं है, एक्सटेंडेड है, लेकिन अगर हेड इससे भी ज्यादा एक्सटेंड होगा, हाइपर एक्सटेंडेड हेड होगा बेबी का, तो तब उसकी जो पोजीशन होगी उसको हम कहेंगे सब मेंटो ब्रिग्मेटिक, यानी अब चीन जो है वो ऊपर को चली गई है और चीन के जो फ्रंट पे जो चीज आ रही है ना, अब चिन की नीचे वाली जगह आ रही है सब मेंटो आ रही है, क्योंकि चिन तो अपवर्ड चली गई है, तो फ्रंट पे अब कौन आ रहा है, पहले फ्रंट पे चिन आ रही थी, अब चिन अपवर्ड चली गई तो चिन का जो अंडर सरफेस है यानी सब मेंटो जो है ना वो फ्रंट पे आ रही है, और अब जो है ना ब्रैग्मा पीछे चला गया, तो पीछे ब्रैग्मा है और यानी इंटीरियर फ्रंटल और आगे क्या है सब मेंटो, तो सब मेंटो प्रिग्मेटिक जो अगेन ये डायमीटर तो इसका कम होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है, इसको कहते हैं फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, फेस अब ना प्रेजेंट करता है, यानी ये वर्ड प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं रह गया, वरना नॉर्मल लेबर में वर्ड जो था वो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए था, जब तक जो है वो सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक जो पोजीशन थी, आइडियल पोजीशन थी, जब तक वो थी फुली फ्लेक्स्ड हेड था, लेकिन अब जो है ना वो फेस प्रेजेंटिंग पार्ट बन गया, ठीक है। तो ब्रो प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं, मेंटो वर्टिकल को, या फिर उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो मेंटल को, और सब मेंटो ब्रिग्मेटिक को फेस प्रेजेंटेशन कहते हैं। साथ आपने टेबल कर लेना और पिक्चर देख लेंगे आपको समझ आ जाएगी, इसको 102 दफा आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद रहेगा, बस जो मैंने चीजें बताई वो याद रखना है कि जो कंप्लीटली फ्लेक्शन यानी वेल फ्लेक्स एटीट्यूड है वो आइडियल है, उसमें 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और जो वर्टिक्स है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, और सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर है जिसको हम मेजर करते हैं, लेकिन अगर हाइपर एक्सटेंडेड है तो उसमें भी 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर, उसको फेस प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो सब मेंटो ब्रिग्मेटिक होता है। आगे उसने फिजियोलॉजी ऑफ लेबर की बात की हुई है, फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में आपको मैंने कुछ चीजें सिर्फ बतानी है वो आपने नोट कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है, बाकी इसमें कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन फिजियोलॉजी फ्लेवर समझने से पहले हमने जो प्री टर्म लेबर में कॉन्सेप्ट्स देखे थे और समझे थे उनको रिकॉल करना ज़रूरी है, फिर हमें फिजियोलॉजी फ्लेवर समझ आएगी। तो प्री टर्म लेबर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है और वो यूट्रस को जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा होता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके रखता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो लेबर के टाइम पे बनेंगे और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, ऑक्सीटोसिन का जो है वो रिस्पॉन्स इनिबिट कर रहा होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इनिबिट कर रहा होता है, ये सारे काम प्रोजेस्टेरोन कर रहा होता है। फिर जब लेबर का टाइम आता है तो जो यूट्रस है वो कम जो है वो रिस्पॉन्स जो करती है प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन के लिए वो रिसेप्टर अपने कम कर लेती है और ऑक्सीटोसिन के लिए अपने रिसेप्टर बढ़ा लेती है, ऑक्सीटोसिन के लिए वो ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाती है। दूसरा काम ये होता है कि लेबर एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस था, तो लेबर के टाइम पे बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन बनना शुरू हो जाते हैं, वो हमने देखा था कि जो कैप हमने एक पढ़ा था कि सेट था पूरा कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन का, वो बनाती थी प्रोस्टाग्लैंडिन बनवाती थी, कोरियोन भी बनाता था, सारी जो है ना फीटल की मेम्ब्रेन प्रोस्टाग्लैंडिन बनाती थी, और भी बहुत सारे कीमोकाइन साइटोकाइन बनते थे क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। ये सारे जो साइटोकाइन बन रहे हैं और जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है ये सारे क्या करवाते थे, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाते थे, ऑक्सीटोसिन भी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता था।
ये सारी चीज़ें हैं जो हमने उस चैप्टर में सीखी थी। अब फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में बार-बार वही चीज़ें रिवाइज़ होनी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये है कि इसमें हमने यूट्रस को पहले देखना है कि यूट्रस में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, फिर हमने देखना है सर्विक्स में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा अगर आपने इसको रीड कर लिया, उसके बाद आपने सिर्फ़ इसके मेन पॉइंट्स रिवाइज़ करने हैं, तो आपको याद हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनिशियल क्या होता है कि प्रेगनेंसी में यानी लेबर से पहले जो सर्विक्स है, वो लॉन्ग, फिर्म और क्लोज़्ड होती है। लॉन्ग भी होती है वो, फिर्म भी होती है और क्लोज़्ड होती है। क्लोज़ वो कैसी होती है? कि म्यूकस प्लग ने उसको बंद किया होता है। अब उसमें चेंज क्या आएगा? वो सॉफ्टन होगी, शॉर्टन होगी और थिन हो जाएगी। थिन होने के साथ साथ वो डायलेट भी हो जाएगी। तो ये सारे चेंजेस अब उसमें आने हैं। ये फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे आएंगे चेंजेस। जो यूट्रस है वो लेबर से पहले रिलैक्सेशन की स्टेट में होती है। अब उसने बदलना है एक्टिव स्टेट में, और एक्टिव स्टेट क्या होगी कि रेगुलर स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन उसने करनी है, ताकि फीटस जो है वो बर्थ कनाल में से गुजर जाए। लेकिन ये नहीं है कि परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगी, उसके बाद एक रिलैक्सेशन का फेज आएगा, रेस्टिंग फेज आएगा, ताकि क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना यूट्रस की, तो तब फीटस का ब्लड थोड़ा रुक जाता है, कम हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स होगा तो फीटस को ब्लड मिलेगा, इसलिए फीटस को ब्लड स्टेबलाइज रखने के लिए, एडिक्वेट परफ्यूजन के लिए कॉन्ट्रैक्शन को फॉलो करेगी रिलैक्सेशन और रेस्टिंग फेज। आगे वो बात करता है कि जो फोर्सेज हैं, एक तो ये फोर्स होती है ना, हमने कहा था कि पी से हमने कहा था कि दो जो है ना वो फोर्सेज हैं। वो कौन से दो फोर्सेस हैं? एक फोर्स तो थी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी हमने बात कर ली कि फ्रीक्वेंट होंगी और जो है ना वो स्ट्रोंग होंगी कॉन्ट्रैक्शंस, रेगुलर होंगी। दूसरी फोर्स थी मदर की पुश, कि मदर पुश करेगी। मदर पुश तब करेगी जब जो फीटस का हेड है वो आ जाएगा जी पेल्विस में, पेल्विस मिड पेल्विस में से गुजर कर पेल्विस के आउटलेट पे आ जाएगा, तब जो है मैटरनल अर्ज आएगी पुश करने की। तो ये दो फोर्सेज हैं। अब ऑनसेट जब लेबर का होता है ना, तो वो वाले फैक्टर्स जिन्होंने प्रेगनेंसी को मेंटेन किया हुआ था, जिनमें से एक प्रोजेस्टेरोन था, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके रखा हुआ था, वो वाले फैक्टर्स जो हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं और उनको ओवरटेक कर लेते हैं दूसरे फैक्टर, ऑपोजिट फैक्टर, जो कि कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते थे, जैसे ऑक्सीटोसिन है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है? तो इस तरह से जो है ना वो लेबर शुरू होती है। पहले यूट्रस की बात होगी, फिर सर्विक्स की। यूट्रस को समझने के लिए और यूट्रस में चेंजेस समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको ये बताओ कि यूट्रस के ना लेबर के टाइम पे दो सेगमेंट बन जाते हैं। यूट्रस वैसे तो पूरी बॉडी में देखिए ना, फंडस होती है, यूट्रस की बॉडी होती है, इस्थमस होता है। जब आती है ना लेबर का टाइम, तो यूट्रस की जो फंडस और बॉडी है ये मिलके अपर सेगमेंट बना देते हैं, लेकिन जो इस्थमस ऑफ यूट्रस है यानी जो बिल्कुल एंड वाला पोर्शन है वो लोअर सेगमेंट बना देते हैं। ये दो सेगमेंट बनने का पर्पस क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। पहले वो बात करते हैं जो यूट्रस है, इसमें मायोट्रियल सेल्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं। ये फिलामेंट इंटरेक्ट करते हैं तो कंट्रैक्शन होती है, जैसे स्केलेटल मसल में भी होता है ना, स्मूथ में भी होता है, एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्ट करते हैं, कंट्रैक्शन होती है। अच्छा, अब जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, ये क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? इनके इंटरेक्ट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम आए। इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है लेबर के टाइम पे। वो क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि वो इंट्रासेलुलर में कैल्शियम आयन को ज़्यादा करते हैं, फ्री कैल्शियम आयन अंदर ज़्यादा करते हैं। जब अंदर फ्री कैल्शियम आयन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। और यही जो बीटा एड्रेनर्जिक कंपाउंड है, बीटा एगोनिस्ट है, वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं, और जो कैल्शियम चैनल ब्रोकर है वो भी बिल्कुल इसका ऑपोजिट करते हैं। अंदर जो है वो इंटरसेलुलर कैल्शियम को कम करवाते हैं, इसीलिए इनको हम टोकोलिटिक के तौर पे यूज करते हैं। ये भी हमने प्रीटर्म लेबर में देखा था। अब आगे वो बात करता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होगा, हमने कहा था हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक रिलैक्सेशन फेज भी आएगा। तो फिर जब ये जो एक्टिन और मायोसिन जो कि इंटरेक्ट कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब ये रिलैक्स होंगे, ये जो है ना सेपरेट हो जाएंगे, तो रिलैक्सेशन हो जाएगी मायोसाइट की। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ इनकी शॉर्टनिंग होती रहती है। मतलब ये इस तरह से अलोंग द फुल लेंथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि हर रिलैक्सेशन पे भी वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे नहीं आते। ये हर रिलैक्सेशन पे इनकी शॉर्टनिंग होती रहती है, डिग्री ऑफ शॉर्टनिंग इंक्रीज करती है हर इंटरेक्शन के साथ, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ। और इस प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग की वजह से ये होता है कि यूट्रस की जो लेयर है, वॉल है यूट्रस की, स्मूथ मसल सेल्स की, वो इंक्रीज करती रहती है, उसकी थिकनिंग इंक्रीज करती रहती है। और जो उसकी लेंथ है वो डिक्रीज करते रहते हैं, मतलब रिट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो शॉर्टनिंग हो रही है फिलामेंट्स की। तो रिट्रैक्शन होता जाएगा अपर पार्ट ऑफ यूट्रस में, ये मैं कह रही हूँ जो अपर सेगमेंट बना था उसमें रिट्रैक्शन होगा, और वो ज्यादा थिकर हो जाएगी। जितनी ज्यादा वो थिक होगी, जितनी ज्यादा वो रिट्रैक्ट होगी, फिर वो हर नई कॉन्ट्रैक्शन में उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उतनी एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये सब चेंजेस है जो अपर सेगमेंट में हो रहे हैं, कि रिट्रैक्शन हो रहा है, वो थिक हो रही है, वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब जरा अगर लोअर सेगमेंट की बात करें, जो मैंने कहा था कि इस्दमस से बनेगा, जो लोअर सेगमेंट है यूट्रस का वो थीन होता जाएगा, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, वो थीन है और साथ ही वो स्ट्रेच हो जाएगा। यानी वो जो, अगर मैं आपको बताऊं ना एक लाइन में, तो जो अपर पार्ट है वो प्रिपेयर हो रहा है यूट्रस को पुश करने के लिए, और जो लोअर सेगमेंट है वो प्रिपेयर हो रहा है यूट्रस को अकोमोडेट, मैं यूट्रस कह रही हूँ सॉरी, जो अपर पार्ट है, अपर सेगमेंट है यूट्रस का, वो प्रिपेयर हो रहा है फीटस को पुश करने के लिए, और जो लोअर सेगमेंट है यूट्रस का वो प्रिपेयर हो रहा है फीटस को अकोमोडेट करने के लिए, फीटस को
रिसीव करने के लिए। इसीलिए जो लोअर सेगमेंट है वो थिन होता जाएगा और वो जो है ना वो आप ये समझ लें कि स्ट्रेच होगा, डिस्टेंड होता जाएगा, और जब वो इतना डिस्टेंड होगा, स्ट्रेच होगा, तो सर्विक्स जो है ना वो उसके अंदर चली जाएगी, सर्विक्स की इफेसमेंट हो जाएगी, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के साथ मिल जाएगी और डायलेट भी हो जाएगी सर्विक्स। तो इस तरह से अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट आपने याद रखना है, और ये देखना है कि जो अपर सेगमेंट है वो रिट्रैक्ट हो रहा है, वो जो है ना थिकन होता जा रहा है, जो लोअर सेगमेंट है वो एक तो स्ट्रेच हो रहा है, दूसरा वो थिनिंग उसकी हो रही है। अब उसने बात की है जी कि सर्विस जो है वो फेस हो गई और सर्विस डायलेट होगी, तो अब फीटस जो है ना वो डाउनवर्ड आएगा, अब उसका डिसेंट होगा। अब वो कह रहा है कि याद रखना बहुत जरूरी है कि जो मायोसाइट है, ये जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट करें, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, ऐसा ना हो कि एक दो करें फिर नहीं करें। और ये सारे ना कोलेजन के मैश में पड़े होते हैं, और इनका जो आपस में कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो गैप जंक्शन की मदद से होता है कि जैसे एक में सिग्नल आए वो फौरन दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए, गैप जंक्शन में यही होता है ना, फिर एक साथ ही सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे तो गैप जंक्शन एब्सेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही लेबर का टाइम आता है तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है जब वो बनता है ना, तो ये गैप जंक्शन की फॉर्मेशन भी करवाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का मैकेनिज्म हमें एक और समझ आ गया। एक तो मैकेनिज्म हमने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन का, ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करें। दूसरा मैकेनिज्म हमें और समझ आ गया कि ये जो है ना गैप जंक्शन को भी बनवाएंगे, गैप जंक्शन को बनवाने की वजह से जो यूट्रस है वो कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये चीज भी हमें समझ आ गई। आगे बात करते हैं कि यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल इनवॉलेंट्री होती है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और वो वेरी करती हैं लेबर के दौरान, और पैरिटी के हिसाब से भी वेरी करती हैं कि अगर नली पेरिस है, मल्टी पेरिस है, तो किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वेरी करती हैं। अच्छा, यूजुअली उनका जो इंटरवल है, अब ये भी एमसीक्यू पॉइंट है कि यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्शन का इंटरवल है 2 to 4 मिनट का होता है, कि 2 to 4 मिनट के बाद दूसरी कॉन्ट्रैक्शन आती है, फिर 2 to 4 मिनट के बाद तीसरी कॉन्ट्रैक्शन आती है। और हम इनको ना डिस्क्राइब करते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी विद इन अ 10 मिनट पीरियड, हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई इस फीमेल की यूट्रस कितनी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, तो हम उसको कहेंगे कि 5 आ रही है 10 मिनट में, मतलब हम 10 मिनट के हिसाब से बताते हैं कि 5 in 10 मिनट आ रही है, या 4 in 10 मिनट आ रही है, 2 in 10 मिनट। उस हिसाब से हम देखते हैं कि ज्यादा है या कम है। और जो इनकी ये तो होगी ना फ्रीक्वेंसी, जो इनकी ड्यूरेशन है वो भी वेरी कर रही होती है, 30 to 60 सेकंड की होती है यूजली, लेकिन इससे लंबी भी जा सकती है, वरना 1 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर 2 से 4 मिनट के बाद दोबारा 1 मिनट की कॉन्ट्रैक्शन आती है। इस तरह से फिर हम देख लेते हैं कि 10 मिनट में कितनी कॉन्ट्रैक्शन आई। तो अगर आप खुद हिसाब लगाएं कि 4 मिनट के बाद 1 मिनट की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, तो दो दो से तीन आएंगी ना 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन, तो इस तरह से फिर हम बताते हैं। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं कि हम इन कॉन्ट्रैक्शन को वैसे तो पैल्पेट करके एग्जामिनेशन करके भी देख लेते हैं, लेकिन हम इन कॉन्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जब आपको मैंने सीटीजी पढ़ाई थी उस चैप्टर में, फीटल मॉनिटरिंग वाले चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा था कि सीटीजी वैसे तो फीटस के हार्ट की मॉनिटरिंग के लिए होती है, लेकिन सीटीजी की मदद से हम यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन भी मॉनिटर कर सकते हैं। एक अलग से हमें ट्रांसड्यूसर रखना पड़ता है, उसी ट्रांसड्यूसर के साथ नहीं कर सकते, अलग से हमें ट्रांसड्यूसर रखना पड़ता है, जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है, जिसको टोको डायनामोमीटर कहते हैं। इसकी मदद से इसको फंडस ऑफ यूट्रस पे रखते हैं, यानी एब्डोमेन पे रखते हैं पेशेंट को। इसकी मदद से हम देख लेते हैं कि क्या इंटेंसिटी है कॉन्ट्रैक्शन की और क्या एम्पलीट्यूड है। यूजली जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो 30 to 60 के दरमियान होती है, 30 to 60 mmHg के दरमियान होती है। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, टोको डायनोमोमीटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वो यूज कब होता है, जब हम सीटीजी कर रहे होते हैं, तब उसको साथ यूज करते हैं। ये हो गया जो सारा हमने यूट्रस के बारे में देख लिया। अब आगे बात करते हैं सर्विक्स की। तो सर्विक्स है, इसमें भी मायोसाइट्स है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी है। अब ना ग्राउंड सब्सटेंस भी होती है सर्विक्स में। जो ग्राउंड सब्सटेंस होती है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। होता ये कि जो सर्विक्स है नॉर्मली, यानी जब प्रेगनेंसी चल रही है, जब लेबर का टाइम नहीं है, बिफोर लेबर, जो कोलेजन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है, जो कोलेजन है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है फाइब्रोनेक्टिन और डर्माटन सल्फेट के साथ, और उनके साथ इंटरेक्ट करके ये जो है ना फिल्म बना रहा होता है सर्विक्स को। फिल्म सर्विक्स जो फिल्म रहती है क्लोज रहती है, कि अंदर कोलेजन बहुत ज़्यादा है, और कोलेजन ने जो है ना वो इंटरेक्ट किया हुआ है डर्माटन सल्फेट के साथ, तो ये फिल्म रहेगी। और इवन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी ना, तो फिर भी इसकी फेसमेंट नहीं होगी, डायलेट नहीं करेगी। फिर आता है जी लेबर का टाइम। जब लेबर का टाइम आता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं तो वो डिफरेंट चेंजेस यूट्रस में तो करवाते हैं, वो सर्विक्स में भी चेंजेस करवाते हैं। वो आते हैं सर्विक्स के पास, और सर्विक्स में पहले तो प्रोट्यूलिटिक एक्टिविटी ज़्यादा करवा देते हैं। ये सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं करते, बाकी भी जो थोड़े बहुत मीडिएटर बनते हैं वो भी ऐसा करते हैं, प्रोट्यूलिटिक एक्टिविटी ज़्यादा करवा देते हैं। उसकी वजह से जो कोलेजन था जिसने सर्विक्स को फिल्म रखा हुआ था, वो कोलेजन कम होना शुरू होता है, उसकी रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, इलास्टिन भी कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि बहुत सारे न्यूट्रोफिल, मैं अगेन वही बात करूंगी कि लेबर इज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये लाइन याद रखनी है कि लेबर में बहुत सारे न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट है, वो सारे आ जाते हैं जी सर्विक्स में। सर्विक्स में आके वो सर्विक्स को इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि डर्माटिन सल्फेट था, जो कि मैंने बताया था कि कोलेजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, और इन दोनों की वजह से, डर्माटिन सल्फेट और कोलेजन के इंट्रैक्शन की वजह से सर्विक्स फिल्म थी। अब कोलेजन वैसे ही गिरता जा रहा है, उसकी अमाउंट गिरती जा रही है प्रोटीलाइसिस की वजह से। और तीसरा काम ये होगा कि जो डर्माटिन सल्फेट है उसकी रिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगी हाइलुरोनिक एसिड के साथ। डर्माटन सल्फेट को रिप्लेस कर लेगा हाइलुरोनिक एसिड। अब इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया, हाइलुरोनिक एसिड की वजह से भी वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया, डिफरेंट जो सेल्स आए हैं,
और जो कोलेजन भी कम होता जा रहा है, तो सर्विक्स में जो है ना वो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता जाएगा, सर्विक्स सॉफ्टन हो जाएगी, राइपनिंग हो जाएगी, तो उसको कहते हैं सॉफ्टनिंग या राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। और इसकी वजह से अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सर्विक्स जो है वो इफेस हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो ये सारी चेंजेस हैं जो सर्विक्स में आते हैं। लास्ट में उसने एक अलग से बात, वैसे तो हमने सारे हार्मोन देख ही लिए हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, लेकिन उसने अलग से एक पॉइंट बता दिया कि हार्मोनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो प्रोजेस्टेरोन है ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यूट्रस को रिलैक्सेशन को मेंटेन रखता है, उसको प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रेशन को सप्रेस रखता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को सप्रेस करता है, और जो ऑक्सीटोसिन की रिलीज को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, ये सारे काम करके ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है और रिलैक्सेशन रखता है। लेकिन जब लेबर का टाइम आता है तो प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर कम हो जाते हैं, यूट्रस कहती है मैंने तुम्हारी बात नहीं सुननी, वो प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर कम कर देती है और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर वो ज्यादा कर देती है। दूसरा काम ये होता है कि जो एस्ट्रोजन है उसने जो है ना वो प्रोजेस्टेरोन का ऑपोजिट काम करना होता है, एस्ट्रोजन ने यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है, इसीलिए जो यूट्रस है वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर भी ज्यादा कर लेती है। तो लेबर के टाइम पे यूट्रस में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर भी ज्यादा आ जाते हैं। अब जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बन गए क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की अब कोई नहीं सुन रहा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनना शुरू हो गया। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे तो आपको पता है क्या करेंगे, वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को ज्यादा कर देंगे, कैल्शियम इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन ज्यादा होंगे तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दूसरा काम प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे, वो गैप जंक्शन बनवा देंगे। जब गैप जंक्शन बनेंगे तो सारे मसल्स जो है ना वो मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फंक्शनल एक्सटिंक्शन बन जाएगा, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होगी। तीसरा काम यहाँ पे क्या होगा, ये तो वो सारे काम है जो प्रोस्टाग्लैंडिन करवा रही है। दूसरा काम ये होगा कि जो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये प्लेसेंटा से बनना शुरू हो जाएगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये अब आपको पता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सा होता है, जिसने कोर्टिसोल वगैरह रिलीज करवाने हैं, मतलब ये आता है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से जब ये आता है पिट्यूटरी के पास तो पिट्यूटरी बनाता है एसीटीएच, फिर आगे वो एड्रिनल ग्लैंड के पास आता है, फिर बनते हैं डिफरेंट स्टेरॉइड आपके कोर्टिसोल वगैरह। लेकिन अब वो हाइपोथैलेमस का काम प्लेसेंटा करना शुरू हो गई है, वो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाना शुरू हो गई है लेबर के टाइम पे, और इसकी वजह से कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का एक्शन फर्दर बढ़ जाएगा, पोटेंशिएट हो जाएगा, और जो फीटस का पिट्यूटरी, अब ये तो चेंजेस है जो मदर में आ रहे हैं। फीटस में क्या होगा कि फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड भी ऑक्सीटोसिन से क्रिएट करना शुरू कर देगा, और फीटस का एड्रिनल ग्लैंड भी कोर्टिसोल बनाना शुरू कर देगा। ये सब भी मिलकर आएंगे और प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है और एस्ट्रोजन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए ये जो फीटस है उसके जो हार्मोन्स हैं वो आकर प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये सारे जो हार्मोनल चेंजेस हैं जो अभी तक हमें समझ आए हैं, बिल्कुल क्लियर हमें अभी तक नहीं पता चल सका कि इनमें से कौन सा चेंज है जो कि लेबर को इनिशिएट करता है, और सारी डिटेल्स नहीं समझ आ सकी। और ये हमें पता है कि जो प्रेशर आता है फीटस का, वो क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट उसका यूजुअली हेड ही होता है ना, तो जो उसका प्रेशर आता है सर्विस के अगेंस्ट, उसकी वजह से एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है। रिफ्लेक्स आर्क वही होता है ना, इसमें हमारा कोर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। तो स्टिमुलेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड को और वापस स्टिमुलेशन आती है, और जब वो वापस आती है तो फर्दर ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराती है। इसको कहते हैं फरग्रसन्स रिफ्लेक्स। तो अगर फरग्रसन्स रिफ्लेक्स आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है कि न्यूरो हार्मोनल रिस्पॉन्स है, यानी न्यूरल सिग्नल जाते हैं और वापस जब वो आते हैं तो वो हार्मोन रिलीज करवाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाते हैं। होता ये कि जैसे बेबी का हेड स्ट्रेच करवाता है सर्विक्स को, सर्विक्स स्टिमुलेट होती है, वो ऑक्सीटोसिन को ज़्यादा रिलीज करवाती है, जो ऑक्सीटोसिन है वो जाकर स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाता है। तो इसको न्यूरो हार्मोनल रिस्पॉन्स कहते हैं या फर्गसन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है, बाकी सारे जो मैंने हार्मोनल फैक्टर बताए वो याद रखने हैं। अब जो है ना वो हम नेक्स्ट वॉइस नोट से नॉर्मल लेबर का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। जो स्टार्टिंग में सारा कॉन्सेप्ट था वो हमने ले लिया, तो अब हमें लेबर पढ़ने का मजा भी आएगा और समझ भी आएगी।